come to the next figure of speech, and that is your personification. Personification में जो objects live नहीं हैं, जो objects inanimate हैं, that means not having the life in them, inanimate चीज़ों को जब हम उसमें उनको लाइफ एज अ लिविंग पर्सन की तरह देखते हैं, लिख देते हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन होता है. जैसे कुर्सी के हाथ पैर निकल आए, मृत्यु ने ठंडा हाथ रखा. तो मृत्यु के हाथ पैर नहीं हो सकते हैं, कुर्सी के भी हाथ पैर नहीं हो सकते हैं लाइक अ लिविंग पर्सन. तो इसलिए ये सारी चीज़ें जब होती हैं, जब लिखी जाती हैं, तो हम इसको कहते हैं personification. Personification means considering the inanimate things as a person. और उनको हम ब्रेन वगैरह भी दे देते हैं, समझते हैं कि जैसे इनके पास बुद्धि है और ये इनएनिमेट चीज़ें अपनी बुद्धि से काम कर रही हैं. तो these things are considered as, this is called as personification. that means person की तरह ट्रीट करना. personification का एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि let not ambition mock their full toil. उनकी मेहनत को, एम्बिशंस को, गरीब आदमियों की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. अब महत्वाकांक्षाएं या एम्बिशन क्या मजाक उड़ा सकती हैं? महत्वाकांक्षा तो एक वर्ड है ना. तो लेकिन एम्बिशन को यहाँ पे जैसे महत्वाकांक्षा के दिमाग दे दिया गया है, उसके पास बुद्धि है ये सोचने की, और वो मजाक उड़ा रही है. तो दिस इज समथिंग which was originally an idea, but now it has become a person. This is called as personification. Then death lays his icy hands on kings. मृत्यु ने अपना ठंडा हाथ राजाओं के ऊपर रखा. This is again a metaphor. अरे, it's a personification. It's not metaphor. It's a personification. फिर इसके बाद नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी है कि जब हम किसी को है, अरे, ये सब करके बोलते हैं, और इसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा देते हैं, तो ये एड्रेस हो जाता है. और ये अक्सर किसी मरे हुए व्यक्ति को, या फिर किसी आइडिया को, या फिर किसी जानवर को, जिसको जानवर जो हमारी बात भी नहीं समझेगा, हम जब उसको संबोधित कर देते हैं, या किसी सामान को, तो ये कहलाता है एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी में किसी को संबोधित करना. नाउ दिस एपोस्ट्रोफी, the examples of apostrophe are like, oh death, exclamation mark लगा दो. Where is thy sting? तुम्हारे डंक कहाँ हैं? हे मृत्यु, तुम्हारे डंक कहाँ हैं? तो अब इसमें है कि मृत्यु को कहा जा रहा है. अब मृत्यु ये तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिसको कुछ कहा जा सके, तो इसलिए ये एपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल है. Then there is another example. ओ जूलियस सीजर, कॉमा या एक्सक्लेमेशन मार्क, कभी कभी कॉमा भी लगा रहता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा, और लिखा है दाउ आर्ट माइटी येट, तुम आज भी सबसे बलवान हो. जबकि जूलियस सीजर मर चुका है और वो अपनी कब्र में है, तो फिर वो बलवान कैसे हुआ? इसलिए क्योंकि ये मृत व्यक्ति को कहा जा रहा है, इसलिए ये एक एपोस्ट्रोफी है. Our next figure of speech is oxymoron. Oxymoron is when two opposite things, when two opposite words or phrase, they come together in the same sentence, or two ideas expressed with each other at the same time. दो एक साथ ही जब हम दो ऑपोजिट आइडियाज, ऑपोजिट वर्ड्स या ऑपोजिट फ्रेज को हम यूज़ करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीमोरन. यानी जैसे कहा जाए कि वो लगातार
स्कूल वो निरंतर अनिरंतर रहता है स्कूल में। तो अब हम निरंतर और अनिरंतर दोनों को एक साथ ले आए हैं, यानी ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स थे जो एक साथ हो गए। तो ये आपका ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और ये इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, ये एक खुला हुआ रहस्य है। अब वो रहस्य भी है और खुला हुआ भी है, जब वो खुला हुआ है तो वो रहस्य कैसा हुआ, ठीक है। सो सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर इन ऑक्सीमोरन। एंड हियर इज वन another example, he is the wisest fool in the group। अब वो वाइज भी है और फूल भी है, बुद्धिमान भी है और मूर्ख भी है। हाउ कैन इट बी, है ना। दिस इज इम्पॉसिबल, बट देन इट शोज व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू से। उसकी बात का वहाँ पे वजन बढ़ जाता है, जो वो कहना चाह रहा है। भाषा थोड़ी कलात्मक हो जाती है, तो इसलिए ऑक्सीमोरन्स आर यूज्ड। नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच इज, नेक्स्ट आप फिगर ऑफ स्पीच इज हाइपरबोल। हाइपरबोल बहुत आसान है, इसको समझना भी बहुत आसान है। जब हम किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं, जिसको हिंदी में अतिशयोक्ति कहा जा सकता है, देन दैट इज हाइपरबोल। हाइपरबोल यानी बड़े बोल जो हाइप कर दिए गए हैं। तो हाइपरबोल ओवर स्टेटमेंट है, किसी भी स्टेटमेंट को ओवर कर दिया है, बढ़ा दिया है। एंड हाइपरबोल से और कुछ नहीं होता है, बस सोच जो कहना चाह रहा है उसको, अपनी बात को वो फोर्सफुली कह सकता है। जैसे she wept an ocean of tears, इसने आंसुओं का महासागर बहा दिया। अब यहाँ she wept an ocean of tears, तो क्या कोई आदमी रोएगा तो क्या कभी महासागर उससे आ सकता है? नहीं। पर ये इस बात को एम्फसिस कर रहा है कि वो कितना रो रही थी, वो महिला कितना ज़्यादा उसके अंदर दुख था कि वो रो रही थी और कितनी देर तक ये रोती रही। This is an example of hyperbole. Then there is another example, like 10,000 saw I at a glance। एक नज़र में मैंने 10,000 को देखने से मतलब नहीं है, मतलब उनको मैंने मार दिया। अब यहाँ पे है कि 10,000 लोगों को क्या आप एक बार में देख भी सकते हैं? नहीं। आप 10,000 को और फिर उनको मारना, उनसे मिलना, ये तो और भी असंभव बात है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें which cannot be done, which is totally impossible, and these are done by poets, then it is called as hyperbole, an example of hyperbole. Now come to our last figures of speech, onomatopoeia। इसके स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग वर्ड, और इसको कभी कभी लोग याद करने के लिए कहते हैं onomatopoeia, but it is not like this. You should remember the word is pronounced as onomatopoeia. These are onomatopoeia in a poem are those words which suggest sound or something like this. Like, अब स्नेक कैसे चलता है या कैसे वो आवाज़ निकालता है मुंह से, तो हम कहते हैं स्नेक हिसेस, ठीक है। पत्तियाँ सरसराती हैं तो लीव्स आर रसलिंग, लीव्स रसल्स। पानी टकराता है साहिल पर तो वाटर इज़ लैपिंग अगेंस्ट द शोर। तो पानी जो है वो आ रहा है, समुद्र का पानी। तो दीज वर्ड्स विच शोज द साउंड। फिर इसी तरह गोली की आवाज़ निकलेगी तो वो शायद बूम